कनाडा के बारे में अच्छी बातें तो सभी बताते और आप कनाडा भी आना चाहते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो ट्रूथ है, रियलिटी अबाउट कनाडा है। और अगर आप कनाडा आ रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बोल सकते हो कि प्रियांशु तू तो खुद कनाडा बैठा है और हमें ये फ्लॉज बता रहा है। तो अगर आप आ रहे हो कनाडा तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो मत देखना, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और कहोगे मैं नहीं आने वाला। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ रियलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं कनाडा की, कि कैसा है कनाडा, और कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अच्छे वेदर की बात करते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, लेकिन हर एक कंट्री में फ्लॉस होते हैं और मैं उन लूप होल्स को लेके आया हूँ आपके सामने। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना कि क्या मैं ये सही कह रहा हूँ या गलत। सबसे पहली चीज पे बात करते हैं जो कि है हाउसिंग क्राइसिस। अब कनाडा में घर महंगे क्यों है? घर महंगे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे हाई इमिग्रेशन हो रही है और बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। अगर आप नोट डाउन करोगे कि 2027 तक कनाडा का जो गवर्नमेंट का इमिग्रेशन का टारगेट है वो है 1.5 मिलियन। उन्होंने 1.5 मिलियन लोगों को इनवाइट करना है, लेकिन जो कनाडा की जो हाउसिंग मार्केट है वो बहुत ही सही हालातों में नहीं है। अगर आप उनके प्राइसेस के बारे में बात करेंगे तो उनका जो प्राइस है वो उतना वर्थ इट नहीं होता जितना वो मनी में हमें घर टेक्सास में या दूसरे लोकेशंस में मिल जाता। सेकंड चीज पे आते हैं, हाउसिंग क्राइसिस के अंदर ही एक्सपेंसिव लेबर। यहाँ पे लेबर की बहुत ही ज्यादा मतलब कमी भी है स्किल्स की, और मोस्टली लोग हमें जब मिलते भी हैं उस स्किल्स के साथ तो हमें ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते। तो जो भी आप घर बनवाते हो उसकी कस्टमाइजेशन करवाने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे मौसी हैं, उन्होंने अमेरिका में अपना किचन सिर्फ बनवाया और उनका जो खर्चा आ रहा है $1 लाख खर्चा आ रहा है। उन्होंने बस अपना किचन का कस्टमाइजेशन कराया। ये तो यूएसए की बात होगी। अगर मैं कनाडा के बारे में बात कराऊं तो यहाँ पे अभी मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने अपना वॉशरूम चेंज कराया था, सिर्फ वॉशरूम ही चेंज कराया है सारा, और उनका $50,000 खर्चा आ गया। तो आप $50,000 को अगर आप इंडियन करेंसी में करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी मनी मैं बता रहा हूँ। वो 35 लाख रुपए या 25 से 30 लाख रुपए हो सकता है। 30 लाख में सिर्फ एक बाथरूम ही बने। तो इसी से आप पता लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा हाउसिंग क्राइसिस है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जब घर लिए, जब बबल फूटा नहीं था, बबल फूट रहा है धीरे धीरे और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, अब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लोगों को तो प्रॉब्लम हो रही है, इमिग्रेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है। जहां पे पहले रेंट $1,000 देना होता था, अब रेंट $1,200 से $1,500 हो गया। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा सभी को कि ध्यान रखो इस चीज का। हाउसिंग मार्केट क्रैश हो रही है और हाउसिंग मार्केट आगे जाके डेफिनेटली वर्स्ट होने वाली है। तो सबसे पहली डार्क रियलिटी तो यही है कि यहाँ पे जो है हाउसेस बहुत एक्सपेंसिव, वर्थ इट होने चाहिए। अगर आप कोई भी बेसमेंट देखते हो वो भी थोड़ी अच्छी कंडीशंस में नहीं मिलती। अगर आपको सस्ते में लेना, मिनिमम आपको $1,500 से $2,000 खर्चने होते हैं, जो कि इंडिया का 1 लाख रुपए तो हो ही जाता है, 80 से 1 लाख रुपए। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सफर करते हुए ऐसी सिचुएशंस में। तो टोरंटो के अंदर मैं आपको मोस्टली बताऊं, जितने भी आपको घर दिखेंगे ना, उनके ओनर्स जो हैं वो कनाडा के अंदर है ही नहीं। वो शायद चाइना है या दूसरे कंट्री में रह रहे हैं। उन्होंने घर तो बाय कर लिया है, वहां से आपसे रेंट इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो बी रेडी कि आप ही उसका सारा जुगाड़ करो। लेकिन आप हमेशा वही घर चूज करो जहाँ पे लैंडलॉर्ड हो, ताकि आप उनसे बात कर सको और जो जो भी प्रॉब्लम हो आपके घर के अंदर आप उसको फिक्स कर। सेकंड चीज पे हम बात करते हैं मोनोपोली की। यहाँ पे मोनोपोली बहुत ज्यादा, मोनोपोली या मोनोपोली कहते हैं, सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन जो गलती कर दी है। तो मोनोपोली होती है इसकी जो यहाँ पे मल्टीपल बैंक्स हैं। यहाँ पे सिर्फ 5 बैंक है। सबसे पहले स्कोशिया आ गया, फिर टीडी आ गया, फिर आरबीसी आ गया, फिर सीआईबीसी आ गया, फिर बीएमओ आ गया। ये 5 बैंक्स, और इन 5 बैंक के अंदर ही सारा कंट्रोल है। आप सोच सकते हो सिर्फ 5 बैंक्स हैं और सारा कंट्रोल रखती हैं। इन्होंने ही रीजन बनाया कि इंटरेस्ट बढ़ाते सभी ने बढ़ा दिए। 0.05% सिर्फ देना है। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे डालते हो आपको 0.5 इंटरेस्ट ही पड़ेगा, मिलेगा। इसका मतलब आप चाहे $10 लाख या $5 लाख भी जोड़ोगे ना सेविंग अकाउंट में, आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड वगैरह में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और मोनोपोली की मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे बेल और रॉजर्स हैं, ये सो 2 मेन कनेक्शन है। इनकी वजह से इंटरनेट के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई है। आपको इंटरनेट की जो एवरेज कॉस्ट लगेगी वो $65 या $85 तो मिनिमम होती है अगर हम बेल या रॉजर्स के लिए।
अगर उसके सब जो कंपनीज होती हैं जैसे फाइडो हो गया या फ्रीडम हो गया, आपको भले ही सस्ते में इंटरनेट मिल जाएगा, लेकिन अगर रॉजर्स काम करना बंद कर जाएगा तो सारी कंपनियां भी मतलब बंद हो जाएंगी एट ए टाइम, सर्वर उनका डाउन हो जाएगा। ऐसा केस हुआ था टोरंटो के अंदर, जिसके बाद क्या हुआ, एक दिन कुछ नहीं चला, बेल कंपनी चल रही थी, रॉजर्स के जितने भी सब नेटवर्क्स थे वो बंद करना स्टार्ट हो गया और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान। तो सबसे बुरी चीज मुझे यही लगी कि यहाँ पे सिर्फ दो कंपनी ही डोमिनेट कर रही है, बेल एंड रॉजर्स, कोई और कंपटीशन आने ही नहीं दे रही, जिसकी वजह से प्राइस डिक्रीज नहीं हो रहे और प्राइस वो उनके अकॉर्डिंग ही चलते रहते हैं जो प्लान्स है, जो इंटरनेट है। हालांकि अगर आप मल्टीपल कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज में देखोगे, यूरोप में वो 27 यूरो में ही आपको अनलिमिटेड इंटरनेट दे देते हैं। यहाँ पे आपको जो इंटरनेट है वो भी अनलिमिटेड नहीं मिलने वाला। थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं होमलेस एंड मेंटली रिटार्डेड पीपल। लोग यहाँ पे इग्नोर करते हैं इन चीज को, क्योंकि हमारे जो कनाडा है वो लिबरल है और वो सपोर्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स को, जिसकी वजह से कनाडा एवरेज $2 बिलियन हर साल खर्चा करता है ये होमलेस लोगों को हेल्प करने के लिए, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें खाना प्रोवाइड करने के लिए। और तो और जो ड्रग एडिक्ट है उन्हें ड्रग्स भी देता है कनाडा, कि आप ये ड्रग कंज्यूम करो, बाहर जाने की जरूरत नहीं, शेल्टर में इनको ड्रग्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हाँ, ये आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, जो आप मेहनत करके टैक्स का पैसा देते हो तो वो ड्रग्स में भी जाता। और हाल ही में इन्होंने सबसे बुरी न्यूज जो है, इन्होंने जो चरस गांजा, वो तो पहले ही इलीगल था, ठीक है, इन्होंने लीगल तो कर दिया, अब कोकेन भी इन्होंने लीगल कर दिया ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, जो कि मुझे बहुत ही गलत डिसीजन लगता है, क्योंकि यहाँ पे वैसे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, इस वजह से कनाडा गवर्नमेंट कहती है कि हम ओपन कर देते। जब कोविड आया था तो एलसीबीओ स्टोर्स ओपन थे, बाकी सारी मार्केट बंद थी, लेकिन एलसीबीओ जो दारू की होती है ना शॉप्स, इंडिया में ठेके होते हैं अपने, वैसे एलसीबीओ यहाँ पे है, वो ओपन थे। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब डिसीजन लगा। अगली बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की। यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम उतना अच्छा नहीं है गाइस, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। अगर आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है एंड इफ यू थिंक यार आपको डॉक्टर को चेकअप कराना है, तो पहले से ही इंडिया में चेकअप करवा के लाओ और पूरा मतलब दवाई वगैरह पूरा प्रिपरेशन करके आओ, अदरवाइज यहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेडिकेयर जो सर्विस है बाय कनाडा वो रिस्ट्रिक्टेड है, और मैं आपको बताऊं अकॉर्डिंग टू डाटा 6 मिलियन कैनेडियंस के पास फैमिली डॉक्टर है ही नहीं। अगर आपको अपना फैमिली डॉक्टर फाइंड करना है तो आपको 2 से 4 क्लिनिक्स को कॉल करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि आपको फैमिली डॉक्टर मिलेगा ही मिलेगा, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे डॉक्टर्स की पढ़ाई करते हैं वो यूएस से मूव हो जाते हैं, क्योंकि यूएसए में जो वेज रेट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कनाडा, जिसकी वजह से जो यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत कम मिले। अगर मैं इंसिडेंट की बात करूं, जसकरण जो मेरा फ्रेंड है रूममेट, एक बार ना उसको प्रॉब्लम हो गई थी और उसको लिटाए रखा इमरजेंसी वार्ड में 4 घंटे के लिए, और उसको कुछ नहीं दिया, बस एक एडविल दे दी, और एडविल देने के बाद कहा कि आप घर चले। यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम इतना सही नहीं है। अगर आप मानो या ना मानो, रिसर्च कर सकते हो, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे उतने डॉक्टर नहीं है जितने होने चाहिए। एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, अगर आपको फैमिली डॉक्टर मिल भी जाता है तो बहुत ही बड़ा लॉन्गर प्रोसीजर है रेफरल लेने का, कि आपको मेडिकल की जरूरत है, मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है। मोस्टली डॉक्टर क्या करते हैं, वो आपको बस एक प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं देते, वो बस आपको नॉर्मल वेज देते हैं ठीक होने के। फॉर एग्जांपल आपके पेट में कोई भी इन्फेक्शन है, राइट, और डॉक्टर को लग रहा है कि उस बस पेट दर्द है, वो आपको नॉर्मल दवाई लिख के देगा और आपको वहां पे जाके अपनी नॉर्मल दवाई खानी है। वो ये नहीं कभी डीपली जाता ही नहीं है कि कोर प्रॉब्लम क्या है, मोस्टली अनटिल और अनलेस वो सीरियस हो जाए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप आ रहे हो कनाडा, अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आती है, डू नॉट रिलाई ऑन द मेडिकल सिस्टम ऑफ कनाडा, अदरवाइज आपको थोड़े से लेने के देने पड़ जाएंगे इन दस। अगर हम वेटिंग टाइम की बात करें, अगर आप ओंटारियो की एक वेबसाइट पे जाओगे वेट टाइम, तो जो नॉर्मल जो पेशेंट है उनका वेट टाइम जो है सीटी स्कैन कराने का या सीटी स्कैन कराने का, तो 46 डेज तक भी हो सकता है, आपको एक महीने तक वेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अगर आपको चोट भी लग जाएगी, अगर आपकी हड्डी भी टूट जाएगी, आप रोते रहोगे, पड़े रहोगे इमरजेंसी वार्ड में, आपकी कोई मदद नहीं करने आएगा, आपको बस हल्की सी दवाई खिला देंगे। अदरवाइज जब तक आप रोते नहीं, जब तक आप कहते नहीं मेरी लाइफ डेंजर में, तब तक कोई नहीं हेल्प करने वाला। अदरवाइज अगर आपको इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेके नेक्स्ट स्टेप ले भी जाते हैं, तो वो आपको दवाई रिकमेंड करके बाहर निकाल देंगे, दैट, और कुछ नहीं करेंगे। ये हेल्थ केयर है, ये रियलिटी बता रहा हूँ कनाडा के। अब बात करते हैं सबसे फेवरेट टॉपिक, जो कि है टैक्सेस इन कनाडा। टैक्सेस बहुत ज्यादा है। सबसे पहली चीज बात करते हैं, टैक्सेस यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे पहले नहीं लगते,
बाद में लगते हैं प्रोडक्ट। जैसे अगर आप गोभी खरीदने जा रहे हो $5 की, तो आपको $5 की गोभी नहीं पड़ेगी, आपको 13% या 15% टैक्स के बाद 6 या $6.5 की पड़ेगी गोभी। तो मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो गोभी या कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उन्हें टैक्स बाद में देना पड़ता है। एज ए गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गुड कि हमें पता लगता है कि हम गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे कर रहे हैं। बट अगर हम बड़ी चीज बाय करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार, हाउस या कोई 10-20 हजार डॉलर की चीज, तब हमें जो टैक्स 13% या 15% देना पड़ता है वो ज्यादा चुभता है। तो यहाँ का जो टैक्स सिस्टम ऐसे काम करता है। और अगर आप $1 लाख बना रहे हो सैलरी से, तो आपको $1 लाख बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अगर आप ओंटारियो की वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे कि आपको कितने नेट पे मिलेगा, वो $65,000 के अराउंड होगा। कहने का मतलब आपका 40% जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट ले जाएगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो आपको पे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स करेगा कि मैंने $1 लाख पे किया है। और जब वो इसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा अपना, और वो राइट ऑफ करेगा चीजें, उसको क्लेम मिलेगा। तो अगर उसको क्लेम मिलना है तो गवर्नमेंट आपके बोनस से ही पैसे ले लेती। अगर आप $50 पर आवर काम कर रहे हो और आपको $1 लाख मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको $1 लाख पूरा मिल जाएगा। और अगर आप $2.5 लाख कमाते हो तो $2,20,000 की इनकम होती है, तो आपकी 50% जो इनकम है वो गवर्नमेंट को ही जाएगी। यहाँ का ऐसे टैक्स सिस्टम है कैनेडा के। तो जब भी आप काम करो ध्यान रखो, आप 4 से 5 जॉब ना करो, ठीक है। 4 से 5 जॉब करोगे तो क्या होगा, आपको मल्टीपल टैक्स देने पड़ेगा। यू विल एंड अप विद पेइंग टैक्स। हाउएवर जब हम स्टूडेंट वीजा पे आते हैं तो हमें टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। T2202A फॉर्म जब हम भरते हैं, हम स्टूडेंट वीजा पे आते हैं तो हमें टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं, तब हम उसका यूटिलाइजेशन कर। तो ये चीजें हैं जो थोड़े से डार्क रियलिटी है। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी है, लेकिन मैं आपको होप देता हूँ कि जहाँ पे कुछ फ्लॉज हैं वहां पे अच्छाई भी है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो चीजें है ना, वो मुझे मेंटली प्रेशराइज भी करती हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा होता है, हाई टैक्सेस हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड भी फील करते हैं। पता ही नहीं लगता, लोग अपने आप से मतलब रखते हैं। मुझे ये भी नहीं पता मेरे पड़ोस में कौन है। जब मैं इंडिया में था मुझे ये पता था मेरे पड़ोस में कौन है, लेकिन अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं मेरे पड़ोस में कौन है। तो ये सारी चीजें थी। कमेंट करके बताओ कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेटिव लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो कमेंट डाउन करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना। और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर कोई टॉपिक सजेशन करना होगा तो टॉपिक सजेस्ट कर देना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक।